हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की फिजिक्स से यूनिट 3 गति के नियम को कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने जड़त्व, बल और जड़त्व के प्रकार के बारे में बताया था। आज हम करेंगे न्यूटन के 3 नियम हैं उसके बारे में जानेंगे और संवेग के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गति कर रही है वह गति ही करती रहेगी जब तक हम क्या न लगाएं, उस पर बल न लगाएं। बल क्या होता है, या तो हम किस धक्का देंगे या खींचेंगे। तो बल क्या करता है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब दोस्तों हमने जड़त्व के बारे में जाना कि सभी वस्तुओं में एक विशेष गुण होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वतः अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब यदि हमारे आसपास में कोई पुस्तक रखी है तो क्या वो अपने आप गति करने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने आप गति कर ही नहीं सकते। यदि कोई वस्तु गति कर रही तो क्या वो अपने आप रुक सकती है? नहीं रुक सकती। देखिए जैसे यदि हमारे पास में पुस्तक रखी है, यदि हम जो बैग लेके जाते हैं हम स्कूल, क्या वो अपने आप स्कूल चले जाता है? नहीं, हम उसको अपने कांधे पर टांग के स्कूल जाते हैं। तो ये हमने जड़त्व के बारे में जाना था। अब दोस्तों न्यूटन ने इसी का विस्तृत अध्ययन किया और फिर न्यूटन ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिसे हम न्यूटन के नियम कहते हैं। तो देखते हैं न्यूटन के 3 नियम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। दोस्तों अभी सिर्फ हम न्यूटन के 3 गति के नियमों को जानेंगे और इसके बाद हम संवेग के बारे में जानेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ नियम देखते हैं। तो न्यूटन ने ये बताया, उन्होंने बहुत अध्ययन किया और ये जाना कि प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम ये कहता है कि इस नियमानुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। देखिए दोस्तों मैंने अभी बताया यदि हमारे पास में पुस्तक रखी हुई है या पेन रखा हुआ है या कुछ भी चीज़ रखी है या मोबाइल रखा है, तो क्या मोबाइल रखा है तो वो गति करते हुए आपके पास आ सकता है? मोबाइल अपने आप नहीं आ सकता। तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक आप उसे खुद से जाके ना उठाइए, ना उठाएं आप उसको। मतलब आप क्या करोगे, उठोगे और उस मोबाइल को उठाओगे और लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओगे। तो आपने उसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके गए, लेकिन क्या वो स्वयं मोबाइल चल के आपके पास आया? नहीं। क्या पुस्तक चल के आपके पास आ जाएगी? नहीं। क्या बैग चल के आपके पास आ सकता है? नहीं। तो जो वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में क्या रहेगी? गतिमान ही रहेगी। मतलब जो यदि कोई भी वस्तु यदि गति कर रही है तो वो गति करते ही रहेगी। जैसे मान लो पंखा चलता है, चलते रहेगा चलते रहेगा। जब बिजली चली जाएगी, बंद हो जाएगी लाइट मतलब, तो पंखा क्या हो जाएगा? चलना बंद हो जाएगा। तो पंखा क्या अपने आप बंद हो गया? नहीं, उस पर बिजली बल लगा रही थी, मतलब घूम रहा था वो गोल। तो जैसे ही लाइट बंद हुई उस पर जो करंट जा रहा था वो बंद हो गया, तो पंखा घूमना क्या हो गया? बंद हो गया। जैसे हम चलते हैं, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, मान लो जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, उतार आती, उतार मतलब होता है ढलान आती है। तो क्या होता है, हम जब साइकिल पे पेडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल चलती है और धीरे धीरे क्या होने लगती है? रुकने लगती है। तो साइकिल क्या अपने आप रुकी? नहीं, क्योंकि हवा, हम देखो साइकिल इधर चल रही तो हवा इधर बल लगाती है उसके विपरीत में, तो साइकिल धीरे धीरे क्या हो जाती है? रुक जाती है। और साइकिल के जो पहिया घूमते तो सड़क और साइकिल के पहिए के बीच में क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। तो अपने आप कोई वस्तु नहीं रुक सकती है, यदि हम उस पर बल लगाएं तो वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए।
यदि हमें किसी वस्तु को गति कराना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल। यदि हमें किसी करने वाली वस्तु को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात। या जब हम बाइक चलाते हैं, हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो वो क्या करने लगती है? गति करने लगती है। हमें उसको क्या करना? रोकना है तो हम क्या करते हैं? एक्सीलरेटर को कम करते हैं और ब्रेक को दबाते हैं, तो बस बाइक क्या हो जाती है? रुक जाती। तो हमने क्या लगाया? बल लगाया कि नहीं लगाया? तो क्या अपने आप बाइक रुकेगी? नहीं। तो अब मान लो बाइक खड़ी है, क्या बाइक अपने आप चलने लगेगी? नहीं। तो जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी, उसी दिशा में जिस दिशा में वो गति कर रही है। और कब तक करते रहेगी वो गति? जब तक उस पर हम अलग से बल ना लगाया जाए। मतलब अलग से बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? या तो गति करना बंद कर देगी या गति करने लगेगी। तो इस तरह से ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या कहलाता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया संवेग। अब संवेग क्या होता है अभी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जो संवेग की परिवर्तन की दर है, तो हमने उस वस्तु पर कितना बल लगाए हैं उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और यह जो परिवर्तन होगा बल की ही दिशा में होगा। मतलब हम जिस साइड बल लगाएंगे उसी दिशा में उसका क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस तरह से न्यूटन के दो तीन नियम था न्यूटन की गति का। अब दूसरा तृतीय नियम है कि देखिए दोस्तों, जैसे मैं इस बोर्ड को मारता हूँ, यानी कि मैं इसको मार रहा हूँ तो मेरे हाथ में भी लगेगी, मतलब बोर्ड मुझे भी मार रहा है, मैं बोर्ड को मार रहा हूँ। तो क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भाई हम किसी को जाके एक मार दें अपने आप तो वो भी हमें एक मारेगा। तो हमने मारा, उसने मारा, तो क्या हो गई? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। जैसे हम कभी कभी कुआं जाते हैं पानी लेने के लिए तो बाल्टी नीचे डालते हैं, और जब बाल्टी को खींचते हैं और रस्सी मान लो टूट गई तो हम पीछे की ओर झुकते हैं और बाल्टी नीचे की ओर चली गई। तो क्या होता है? उसमें भी क्या लग रही? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों इस तरह से न्यूटन की गति के 3 नियम थे। और पहला नियम के उदाहरण मैं बता सकता हूँ। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा बैग है तो बैग अपने आप गति नहीं करेगा, मोबाइल अपने आप गति नहीं करेगा। ऐसी कोई भी वस्तु यदि रखी है तो वो अपने आप गति नहीं करेगी। मान लो ये बोर्ड लगा है तो क्या ये अपने आप गति करेगा? नहीं। ये पेन मान लो मैंने रख लिया ऐसा, अब क्या अपने आप गति करेगा? नहीं, जब तक मैं इस पर क्या ना लगाऊं? बाहरी बल न लगाऊं। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करते रहेगी। जब उसे रोकना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। जैसे हम मान लो फर्श पर एक गेंद को लुढ़काएं तो गेंद लुढ़कते लुढ़कते एक समय बाद रुक जाती है, क्योंकि फर्श और गेंद के तल के मध्य क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। इसी कारण गेंद क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इस तरह से न्यूटन की गति का प्रथम नियम था। द्वितीय नियम, किसी वस्तु का जो संवेग है उसकी जो परिवर्तन की दर है उस पर हमने कितना बल लगाया है वो उसके अनुक्रमानुपाती होगा, और यह परिवर्तन बल की ही दिशा में होता है। और न्यूटन का तृतीय नियम, किसी को हम एक मार दें तो वो भी हमें एक मार देगा। अब जाके आप किसी को भी एक मार के देखो जरा, पता चल जाएगा आपको क्या होता है स्वाद। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम जब कभी कभी देखना हम गुस्से में बिल्कुल हाथ पटकते हैं दीवार पे तो हमको भी लगती है, तो दीवार ने हमें भी मारा, हमने दीवार को मारा, तो उसने भी रिएक्शन कर दी, सीधी सी बात भाई। तो इस तरह से न्यूटन की गति के 3 नियम थे। अब हम जानेंगे संवेग के बारे में। दोस्तों अब हम संवेग के बारे में जानते हैं। दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास में हम देखते हैं। जैसे देखिए, मान लो कई लोग स्कूल आते हैं, विद्यालय जब आते हैं बहुत दूर से, तो खाली साइकिल आती, मतलब खुद बैठे साइकिल में चले आते हैं, तो आप बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं? स्कूल आ जाते हो। मतलब आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब साइकिल में कम बल लगाना पड़ता साइकिल चलाने के लिए। यदि हम उस साइकिल पे 2 लोगों को और बैठा लें, 2 लोगों को बैठाल के स्कूल आएँ तो हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी चलाने में। मतलब देखिए, जैसे मान लो ये साइकिल है, ये साइकिल के पहिए हो गए, ये हैंडल और ये सीट। अब इस पे आप कोई भी बैठ गया है ये, और इसने ये साइकिल को चला रहा है। अभी इस पे कोई वजन नहीं है, तो ये मान लो साइकिल चला रहा है v वेग से, और साइकिल का द्रव्यमान कितना है? m है। अब ये जब साइकिल चला रहा है, ये पैडल हो गए, ये साइकिल चला रहा है, कोई व्यक्ति है, अब इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि साइकिल हल्की है, इस पर कोई वजन नहीं है, अभी सिर्फ इसका वजन है और साइकिल का वजन है, साइकिल चल रही है आराम। अब मान लो ये कैरियर लगा दिया हमने और यहाँ पे ये वजन रख दिए, इतना इतना हमने वजन रख दिया अब साइकिल में। अब जब ये आदमी इस साइकिल को चलाएगा तो इसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि इसे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि यदि हमें स्थिर वस्तु को गति कराना है तो हमें क्या लगाना पड़ रहा है, बल। अब देखिए मैंने ये साइकिल में अभी वजन रखा है तो ये इसको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। अब यदि मैं इस वजन को हटा दूं तो इसे कम बल लगाना पड़ेगा। तो बल किस पर निर्भर कर रहा है, इसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। अब हमने साइकिल का द्रव्यमान क्या मान लिया है, आपने जो वजन रखा है तो वजन रखने से उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी चलाने के लिए, गति कराने के लिए, करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। अब इसके विपरीत देखिए, यदि कोई वस्तु है, मान लो ये नैनो कार है, ये नैनो कार और ये ट्रक है, ये ट्रक है, ये ट्रक है ना, मैं इसको फिर से बना देता हूँ, ये ट्रक है और ये नैनो कार है, ये नैनो कार। अब इसका द्रव्यमान क्या है और इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और इसका द्रव्यमान कम है। अब दोस्तों दोनों जो हैं समान वेग से चल रही है। मान लो वो कितनी वेग से चल रही हैं, v वेग से। मान लो कौन से वेग से चल रही है, v वेग से। अब दोनों को हमें रोकना है, मतलब गति कर रहे हैं और दोनों गति करने वाली वस्तु को हमें रोकना है। तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और इसका द्रव्यमान कम है, तो हमें इसको रोकने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा इसकी अपेक्षा, इस पे कम बल लगाना पड़ेगा और इस पे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उस पर हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। मतलब दोनों वस्तु क्या कर रही, समान वेग से गति कर रही। तो हम बोल सकते, यानी कि हम ये कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु है हमारे पास, वो गति कर रही है और उनका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, ये m द्रव्यमान की, a भी m द्रव्यमान की। अब आपको रोकना है दोनों को, दोनों गति कर रही हैं, तो आपको किस पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस स्वाभाविक सी बात है कि इस ट्रक पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कार की अपेक्षा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु रुकी है उसको गति कराना है, यदि कोई वस्तु रुकी है उसको गति कराना, जैसे मान लो ये साइकिल रुकी है, इसे चलाना है। अब इस साइकिल में कोई वजन नहीं है तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा। यदि हम इस साइकिल पर अधिक बल रख दें और समान रख दें ले जाके, तो इसे चलाने के लिए उसे ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ हमने क्या देखा कि ये दोनों गति कर रही थी, ये वाली और ये वाली वस्तु। अब इन्हें रोकने के लिए हम इस पर ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि विरामावस्था में रखी वस्तु को गति प्रदान करने के लिए अथवा किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल का परिमाण वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। देखिए अब मैं वेग का भी बता दे रहा हूँ। अभी हमने क्या देखा कि दोनों वस्तु समान वेग से चल रही हैं। अब हम ये कह सकते हैं, देखिए आगे, कि तो देखिए मान लो ये एक गेंद है, ये लोहे की गेंद है, लोहे की गेंद। अब देखिए, और ये एक प्लास्टिक की गेंद है, इसको रबर की गेंद बोल सकते हैं ना, रबर की गेंद। अब दोस्तों ये दोनों गेंदों पर हम समान समय के लिए समान बल लगाएं। मान लो इनको गति कराना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं दोनों पे। अब आप ये बताइए समान समय के लिए, मान लो हम 2 सेकंड के लिए दोनों पर बल लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि लोहे की गेंद या रबर की गेंद कौन ज़्यादा, मतलब किसकी गति ज़्यादा होगी। तो हम देखेंगे कि हमने देखा कि लोहे की गेंद का वेग कम होगा लेकिन रबर की गेंद का वेग ज़्यादा होगा। तो हम ये देखते हैं
कि यदि हम समान समय में दोनों पर समान परिमाण का बल लगाएं तो किसका वेग ज़्यादा होगा? रबर की गेंद का। लेकिन लोहे की गेंद का क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है और इसका द्रव्यमान कम है। तो अभी हमने क्या देखा? पहला उदाहरण देखा कि स्थिर वस्तु को गति कराना है। तो मान लो हमारे पास एक साइकिल है, अब ये इसे चलाना है, इस पर कोई सामान नहीं रखे तो इसमें कम बल लगाना पड़ेगा। अब यदि हम इस पर सामान रख दें तो इस पर हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास मान लो एक नैनो कार हो गई, ये ट्रक हो गया। अब ट्रक दोनों समान वेग से चल रहे हैं, तो हमें किसको रोकने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? ट्रक में, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है। और हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारे पास लोहे की गेंद और रबर की गेंद है। हमने दोनों पर समान समय में समान परिमाण का बल लगाए, तो कौन ज़्यादा तीव्रता से गति करेगा? रबर की गेंद। तो कहने का मतलब ये है कि जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रहा है। अब देखिए हम परिभाषा क्या बना सकते हैं? तो संवेग की परिभाषा क्या बनाएंगे? देखो मान लो ये हमारे पास बहुत सारी वस्तु है, जैसे ये साइकिल हो गई और ये हो गई हमारे पास ट्रक और ये नैनो कार, ये लोहे की गेंद। तो मान लो इनमें से किसी एक वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और किसी वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे P वेक्टर से व्यक्त करते हैं। हमने क्या देखा? किसी वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का जो वेग है, वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या बोलेंगे? संवेग बोलेंगे। अब देखिए मान लो इस ट्रक का द्रव्यमान क्या है? m। इस ट्रक का वेग कितना है? v। तो इनका जो गुणनफल आएगा वो क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। इसे हम काहे से बोलते हैं? व्यक्त करते हैं P वेक्टर से। वेक्टर क्यों? क्योंकि वेक्टर दिशा को निर्धारित करता है। अब देखिए दोस्तों, मान लो ये जो ट्रक है इसका द्रव्यमान क्या है? m। तो क्या लिखेंगे हम? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m व वेग v हो तो संवेग है ना। तो संवेग को हम कैसे दर्शाते? P वेक्टर से बराबर हमने क्या लिखा? द्रव्यमान। तो इस ट्रक का द्रव्यमान कितना है? m और ट्रक का वेग कितना? v। तो हम क्या लिख सकते हैं? P बराबर m भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो P बराबर क्या होता है? m यानी वस्तु का द्रव्यमान, v यानी वस्तु की वेग का जो गुणनफल आएगा, यानी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोल सकते हैं? वस्तु का संवेग कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने संवेग के बारे में जाना। अब इसके हम मात्रक को जान लेते हैं। देखिए मात्रक, अब सबसे पहले हम देखते हैं SI पद्धति में। तो SI पद्धति में देखते हैं P बराबर क्या होता है? mv। अब दोस्तों m यानी क्या होता है? m यानी होता है द्रव्यमान यानी वजन, और वेग यानी बोल सकते हैं कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो हम क्या बोल सकते हैं? वेग को क्या बोल सकते हैं? कि वस्तु ने कितने सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करी। तो हम बोल सकते हैं, मान लो वस्तु ने यहाँ भी लिख लेते हैं v का मात्रक लिख लेते हैं ना, v का मात्रक। अब देखिए थोड़ा सा इसको रफ कर लूँ। अब देखिए मान लो
हम एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या लेते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम गुणित, अब भी यानी वेग का मात्रक होता है कि वस्तु ने कितने सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करी, मतलब इसका होता है मीटर प्रति सेकंड। तो हम किलोग्राम को केजी से व्यक्त करते हैं, गुणित मीटर को एम से, प्रति सेकंड को एस से, तो ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, या बोल सकते हैं केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, अब देखिए दोस्तों, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को हम काहे में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। काहे में लेते हैं? ग्राम में। अब जो v का मात्रक होता है कि भैया वस्तु ने कितने सेकंड में कितने सेंटीमीटर की दूरी तय करी, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा? ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये दो हो गए, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। या अब हम निकालेंगे बिमीय सूत्र, बिमीय सूत्र। अब देखिए दोस्तों, P बराबर क्या होता है? m भी होता है। m यानी क्या होता है? m यानी होता है द्रव्यमान, और v यानी होता है वेग। अब द्रव्यमान को हम m बड़े M से दर्शाते हैं, m। अब दोस्तों वेग यानी कि वस्तु ने कितने समय में कितने मीटर की दूरी तय करी, मतलब लंबाई। हम वेग का देखिए जरा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर को हम कहाँ में लेते हैं? L से, और सेकंड को T से लेते हैं, तो ये हो जाएगा ml t की घात -1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ml t की घात -1। तो इस तरह से दोस्तों हमने विमीय सूत्र निकाल लिए। अब प्रकृति देख लेते हैं ना। प्रकृति मतलब कौन सी राशि है दोस्तों? प्रकृति। अब हमने इसे p वेक्टर से दर्शाया है, मतलब हमें दिशा बताना पड़ेगा, तो यह एक सदिश राशि है, राशि है। तो इस तरह से ये संवेग हो गया। अब दोस्तों मान लो संवेग के तथ्य देखें, यदि मान लो दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा और किसका संवेग कम होगा? तो अब हम इसको देखते हैं। तो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो अब देखते हैं इसके तथ्य। अब मान लो दोस्तों हमारे पास दो वस्तुएं हैं, यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। देखिए कैसे। मान लो ये ट्रक है, ये क्या है? ट्रक है। ये क्या है? ट्रक। इसका द्रव्यमान क्या है दोस्तों? m, ठीक है। और ये एक नैनो गाड़ी है, नैनो गाड़ी। इसका भी द्रव्यमान कितना है? m। इसका भी वेग कितना? v, और ये इसका भी वेग v। तो हमने क्या लिखा है? यदि दो वस्तुएं समान वेग, मान लो दोनों जो समान वेग से गति कर रहे हैं, दोनों समान वेग से चल रही हैं, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। अब देखिए दोस्तों, अब आप ये बताइए कि ये ट्रक है ना, और ये नैनो कार, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा? स्वाभाविक सी बात है कि भाई इस ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा नैनो कार की अपेक्षा, मतलब इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो दोनों का संवेग, संवेग को हम कहाँ से व्यक्त करते हैं? P से। तो मान लो, माना, देखिए माना भारी, भारी वस्तु का द्रव्यमान m1 मान लो, ठीक है, और m2 द्रव्यमान किसका मान लो? हल्की वस्तु का। मानना भारी वस्तु का द्रव्यमान m1 तथा हल्की वस्तु का द्रव्यमान m2 है। अब दोस्तों उसने बोला है कि दोनों कौन सी
समान वेग से गति कर रही हैं, तो दोनों का वेग v है। नैनो कार भी v वेग से चल रही है और ट्रक भी v वेग से चल रहा है। ट्रक का द्रव्यमान हो गया m1 और नैनो कार का हो गया m2। अब देखिए हम इस वस्तु का संवेग निकालेंगे पहले। तो मान लेते हैं इस वस्तु का संवेग p1 है और इसका p2 है। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 और v, m1 v आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। तो मान लो कि जो ट्रक का संवेग क्या है, p1 है और उसका द्रव्यमान m1, दोनों समान वेग से चल रहे हैं, तो v आएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखो ये भारी वस्तु का संवेग हो गया। अब हल्की वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा, p2 बराबर m2v आ जाएगा। ये हल्की वस्तु का क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका संवेग हमने p2 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भागित क्या करेंगे 2, p1 बटे p2 बराबर m1 v बटे m2 v, v से v कट गया तो क्या बचेगा, p1 बटे p2 बराबर आ जाएगा m1 बटे m2। अब देखिए दोस्तों, यदि हमारा क्या है, p1 बटे p2 बराबर आया m1 बटे m2 आया। अब यदि मान लो m1 बड़ा होगा, m1 बड़ा होगा तो किससे, m2 से, मतलब m1 मतलब ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा हो जाए तो p1 ज़्यादा होगा किससे, p2 से, क्योंकि इसका मान ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसका मान ज़्यादा होगा। मतलब जब m1 बड़ा हो जाए m2 से तो p1 बड़ा होगा p2 से, मतलब ट्रक का संवेग ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, m1 बड़ा होगा m2 से, ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, नैनो कार की अपेक्षा। तो जैसे ही m1 ज़्यादा हो जाएगा तो p1 ज़्यादा हो जाएगा, और p1 क्या है, ट्रक का संवेग है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार यदि वेग समान, दोनों यदि वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। देखिए कैसे, मतलब इस ट्रक का संवेग ज़्यादा होगा क्योंकि p1 बड़ा हो जाएगा p2 से। p2 क्या है, इस ट्रक नैनो कार का संवेग है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका ही संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो इस तरह से हमने पहली बार तुलना करें कि भैया यदि दो वस्तुएं हैं समान वेग से चल रही हैं तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, बस ये है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। तो देखिए मान लो भारी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m1, हल्की वस्तु का द्रव्यमान कितना, m2 है। दोनों का वेग अलग अलग होगा, इनका संवेग समान आएगा। मान लो ये v1 वेग से गतिमान है और ये v2 वेग से, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे, माना भारी वस्तु का द्रव्यमान m1 तथा हल्की वस्तु का द्रव्यमान कितना, m2, व भारी वस्तु का वेग v2 व हल्की वस्तु का वेग v1 है। मान लो ये v1 वेग से चल रही है और ये v2 वेग से। अब ये बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, यदि दो वस्तु, हमारे पास ट्रक है और हमारे पास एक नैनो कार है ना, इसका द्रव्यमान m2, इसका m1 और इसका m2, मतलब
ट्रक का द्रव्यमान m1 और नैनो कार का m2। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का जो संवेग है, संवेग को हम कैसे दर्शाते हैं, p से, दोनों का संवेग समान है। तो ये कह रहा है कि हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। तो कैसे, हमने क्या माना है, मान लो ट्रक का द्रव्यमान m, नैनो कार का द्रव्यमान m2। ट्रक v1 वेग से चल रहा है और नैनो कार चल रही है v2 वेग से। अब देखिए, भारी वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा, समान है, तो p बराबर होगा m1 v1 आएगा, और हल्की वस्तु का संवेग क्या आएगा, p बराबर m2 v2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों का जब संवेग बराबर है, समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए दोनों का संवेग सब बराबर है, पहले ही बोल दिया, तो p बराबर p होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, p का मान m1, ये हल्की वस्तु, ये भारी वस्तु का संवेग, ये हल्की वस्तु का संवेग, m1 v1 बराबर होगा m2 v2। अब हम क्या करेंगे, m1 बटे m2 लिख सकते हैं, मतलब m2 को इसके बटे में लेके आए, है ना, और ये हो जाएगा v2 बटे क्या हो जाएगा v1। अब देखिए, यदि मान लो, यहाँ से मैं रफ कर दे रहा हूँ, यदि देखिए हमने क्या निकाला, m1 बटे m2 बराबर है v2 बटे v1। v2 किसका वेग है, नैनो कार का। यदि v2 बड़ा होगा तो m1 v2 बड़ा होगा, रुकना, हाँ, v2 बड़ा होगा किससे, v1 से, मतलब v2 बड़ा होगा v1 से, मतलब इसका वेग ज़्यादा होगा, इसका वेग ज़्यादा होगा। कब, देखो यदि मान लो m1 बड़ा है, m1 मतलब इस ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है किससे, m2 से। m1 मतलब क्या है, ट्रक का द्रव्यमान, और m2 क्या है, नैनो कार का द्रव्यमान। तो हम यहाँ कर सकते हैं, तो v2 बड़ा होगा v1 से, क्यों, इसका मान ज़्यादा होगा तो v2, मतलब m1 बड़ा होगा तो v2 ज़्यादा होगा, है ना। तो मतलब m1 ज़्यादा होगा तो इसका वेग, मतलब नैनो कार का वेग ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा, नैनो कार का, मतलब रफ्तार किसकी ज़्यादा रहेगी, नैनो कार की, और ट्रक की रफ्तार क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, क्यों, m1 बड़ा होगा m2 से, मतलब m1 किसका द्रव्यमान है, ट्रक का, और m2 किसका द्रव्यमान, नैनो कार का। तो कह सकते हैं कि हम भैया नैनो कार ज़्यादा रफ्तार से चलेगी और ट्रक बड़ी स्लो रफ्तार से चलेगा। तो यदि संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग अधिक होता है, किसकी तुलना में, भारी वस्तु की, मतलब हल्की वस्तु का वेग ज़्यादा होगा और भारी वस्तु का वेग कम होगा। इस तरह से ये हमने जाना, भारी वस्तु का वेग कम होगा ना, और हल्की वस्तु का वेग ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने संवेग के बारे में जाना, और संवेग से तथ्य जो संबंध थे हमने उसको भी जाना। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को करेंगे और उसका हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।